हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के अंदर हम बात करते हैं तो 3 स्टाइल्स आते हैं। ऑटोक्रेटिक, जिसको हम अथॉरिटेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जिसको हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारा लेजिस फेयर या फिर फ्री रेंज स्टाइल। सबसे पहले हम जानते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल के बारे में। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप Leaders centralize power and decision making in himself and exercise complete control over the subordinate. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल होता है जिसके अंदर जितनी भी पावर है वो सारी की सारी किसके पास आती है? लीडर के पास होती है। डिसीजन मेकिंग भी लीडर के पास होता है, और जितने भी कंट्रोल होते हैं वो सारे के सारे क्या किसके पास होते हैं? लीडर के पास होते हैं। जो भी सबॉर्डिनेट काम करता है वो लीडर के कहने के अकॉर्डिंग ही करता है। जो लीडर गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग ही सबॉर्डिनेट काम करेगा। इन दिस स्टाइल सबॉर्डिनेट आर कंपेल्ड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द लीडर अंडर थ्रेट्स और पेनल्टी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? स्टाइल के अंदर जो भी सबॉर्डिनेट है उसको अपने लीडर को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो अपने लीडर की बातों को फॉलो नहीं करता, नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर उसको थ्रेट्स मिलेंगे। They have no opportunity to take part in goal setting. They have no opportunity to take part in goal setting or take initiative or make suggestions. They are subject to close supervisions. The autocratic managers have little concern for the well-being of the employees who suffer from frustrations एंड लो मोरल। इसमें क्या कहा गया है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जहाँ पे लीडर के पास सारी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग भी लीडर के पास होता है, और सारा का सारा कंट्रोल लीडरशिप के पास होता है। एक जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है उसको लीडर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जो लीडर कहता है वही करना पड़ता है। अगर लीडर के ऑर्डर को नहीं माना जाता तो कहीं ना कहीं एक मेंबर्स को क्या करनी पड़ती है? पेनल्टी देनी पड़ती है। यहाँ पे जितनी भी गोल सेटिंग होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो लीडर करता है। यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। साथ ही साथ जो लीडर है वो क्या करता है? अपने सबॉर्डिनेट को क्लोज सुपरवाइज करता है, सुपरविजन करता है, यानी कि उन पे नज़र बनाए रखता है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर जो ऑटोक्रेटिक मैनेजर होता है वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पे ध्यान नहीं देता, बहुत ही कम ध्यान देता है, जिसकी वजह से जो सबॉर्डिनेट है वो क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और उनका जो मोराल होता है वो क्या होता है? लो होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इस स्टाइल की क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। It should be clear from the above that there are several limitations of the autocratic leadership style. It result in low morale due to the inner dissatisfaction of the employees. यहाँ पे जो employees का मोरल होता है वो लो होता है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने लीडर की बातों को मानना पड़ता है। अगर वो नहीं मानते तो कहीं ना कहीं उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो इफिशियंसी है वो क्या होती रहती है? डाउन होती रहती है। ठीक है। डिस्पाइट द अबव लिमिटेशंस, autocratic leadership style can be successfully applied in the following situation. ये लिमिटेशन होने के बाद भी लीडरशिप स्टाइल को जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस है जिनमें इस स्टाइल को जो है अप्लाई किया जा सकता है। कब? व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर इनकॉम्पिटेंट एंड इनएक्सपीरियंस। जब हमारे जो सबॉर्डिनेट है वो अपने आप से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि कोई उनको गाइड करे, जिनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो काम करे, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। द लीडर प्रेफर टू बी एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो लीडर है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। देर इज अ लिटिल रूम फॉर एरर इन द फाइनल अकम्पलिशमेंट, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस किसकी मिल रही है? लीडर की मिल रही है। लीडर जो कहता है वही करते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइडेड है कि जो भी हम अब हमारे फाइनल जो भी गोल है उसको अच्छी तरीके से अकम्पलिश कर सकते हैं, बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के। तो अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस व्हेन ग्रेट स्पीड्स एंड एफिशिएंसी आर रिक्वायर्ड। ये कब यूज़ किया जाता है? जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें काम को स्पीडी वे में और इफिशिएंट तरीके से जो है वो करना होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इन सिचुएशंस में जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये था हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ये क्या होता है? द डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग जो है उसको सबॉर्डिनेट के पास भी होती है। द लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इन दिस स्टाइल डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर इन कंसल्टेशन विद द सबॉर्डिनेट एंड विद देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है? जो भी
डिसीजन मेकिंग होती है वो लीडर खुद नहीं लेते, उस डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट को भी पार्टिसिपेट कराते हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। ठीक है, द पार्टिसिपेटिव लीडर encourages subordinate to make suggestion and take initiative in setting goals and implementing decision। कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को एनकरेज करता है कि हम एक गोल सेट करना चाहते हैं, हमारा गोल ये है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग यानी कि वो क्या करते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं कि आप भी हमें सजेशन दो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दिस अनेबल सबऑर्डिनेट टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड ईगो नीड विच इन टर्न लीड टू देयर कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड हायर प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी लिया है, एम्प्लॉय से भी सजेशन लिया है, तो उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, किस तरीके से उस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ईगो है, जो उनकी जो सोशल नीड्स है, ईगो नीड्स है, वो सेटिस्फाई रहती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए भी तैयार रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट हेल्प टू बिल्ड अप म्यूचुअल फेथ एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों, यानी कि जो लीडर है और जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो फॉलोअर्स है, वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो several benefit can be derived from the participative styles और leadership as listed below। यानी कि अब हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, कहीं ना कहीं हमने कुछ बेनिफिट्स इसके निकाले। क्या बेनिफिट है इस स्टाइल के, वो देख लेते हैं। इट हेल्प सबऑर्डिनेट टू डेवलप देयर पोटेंशियल एबिलिटी एंड एज्यूम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे मेंबर्स जो है टीम्स के, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार होते हैं। इट प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है उनके जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है, और एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो भी इम्प्रूव होता है। द ग्रुप परफॉर्मेंस कैन बी सस्टेन एट अ हायर लेवल ड्यू टू द सेटिस्फाई नेचर ऑफ द ग्रुप। यानी कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, ग्रुप की, वो भी क्या होगी, हायर लेवल पे होगी, क्योंकि वो जो है अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, उनको पता है क्या गोल है, और उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशन है, डिसीजन टेकन थ्रू कंसल्टेशन में कॉज डिले एंड टू मीट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करवाया डिसीजन मेकिंग में, उनके भी सजेशन लिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जब हमारे पास टाइम कम है तो हम इस स्टाइल को जो है वो अपना नहीं सकते। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ग्रुप के मेंबर को इन्वॉल्व करते हैं, तो हर एक पर्सन का जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नो वन इंडिविजुअल में टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप एज अ होल। यानी कि जो भी डिसीजन पूरे ग्रुप के द्वारा मिलकर लिया जाता है, तो कोई भी एक पर्सन जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेता, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, तो जो लीडर कहता है वही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है सबका पार्टिसिपेशन है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। उसके बाद आता है डिस्पाइट द अबव लिमिटेशन डेमोक्रेटिक स्टाइल इज स्टिल सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये स्टाइल कब सुटेबल है, किन किन सिचुएशन में इस स्टाइल का जो है वो यूज किया जाता है। व्हेन सबऑर्डिनेट आर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, जब जो भी सबऑर्डिनेट है वो एक्सपीरियंस है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, द लीडर प्रेफर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जब लीडर चाहता है कि बाकी लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट आर यूज एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड कंट्रोल। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, रिवॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके और परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सके। द लीडर विशेज टू डेवलप एनालिटिकल एंड सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी इन हिज सबऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे जो लीडर है वो क्या चाहता है, अपने लीडर्स की क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी को डेवलप करना चाहता है कि वो सेल्फ कंट्रोल कर सके। सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी को क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट के अंदर। The organization has clearly communicated its goals and the objective to the subordinate। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने सबऑर्डिनेट के साथ में मिलके ही डिसीजन मेकिंग ली है, की है, यहाँ पे सजेशन भी उनसे लिए। तो कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट है उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टाइल जो होता है लेजिस्फेयर्स और
लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम फ्री रील स्टाइल भी बोलते हैं। लेजर लीडरशिप स्टाइल इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अ मैनेजर हु अडॉप्ट दिस स्टाइल completely give up his leadership role. The subordinate group is allowed to make decision and it is left to the members of the group to do as they like. The role of any leader is absent. The group member enjoy full freedom as leader as regard goal setting and acting on it. Hence, there is mismanagement of the group goal. However, laissez-faire leadership style is found to be quite suitable where the subordinate are well trained, competent, and the leader manager is able to fully delegate the powers of the decision making and actions of the subordinate. laissez-faire leadership style क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस स्टाइल के अंदर एज सच कोई लीडर नहीं होता, जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं आपस में मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि वो इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो क्या कर सके, ग्रुप के गोल को सेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किसके पास होती है, सबॉर्डिनेट के पास होती है, ग्रुप के मेंबर्स के पास होती है। यहाँ पे जो भी लीडर मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपनी जो भी पावर है उसको डेलीगेट कर देता है डिसीजन मेकिंग की अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है लेजर-फेयर स्टाइल इज सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कब ये स्टाइल जो है सुटेबल है, व्हेन लीडर इज इंटरेस्टेड इन डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग फुल्ली। जब लीडर जो है अपने डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है पूरी तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट आर वेल ट्रेंड एंड हाईली नॉलेज। ये कब किया जाता है, जब सबॉर्डिनेट के पास क्या है, हाईली नॉलेज है, वो वेल ट्रेंड है, तब इस लीडरशिप स्टाइल का यूज़ किया जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैव बीन कम्युनिकेटेड वेल। और ये पहले से ही बता दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक्चुअली में क्या है। ठीक है, despite a few suitability, this style should be adopted rarely because it may lead to chaos and mismanagement. इसके कुछ suitability होने के बाद भी, ठीक है, इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटम ऑफ लीडर बिहेवियर। क्वांटम ऑफ लीडर बिहेवियर क्या कहता है, लीडरशिप स्टाइल ऑन अ क्वांटम विच मूव्स फ्रॉम द अथॉरिटेरियन टू बोथ सेंटर्ड authoritarian or both centered leader behavior at one end to the democratic or subordinate centered behavior at the other end. यहाँ पे क्वांटम ऑफ लीडरशिप स्टाइल को रिप्रेजेंट किया गया है, एक तरफ है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, एक है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। तो लीडर हु आर द अथॉरिटेरियन एंड ऑफ द क्वांटम टेंड टू बी टास्क ओरिएंटेड and use their power to influence their followers. He enjoy a high degree of control and delegate very little authority. On the other hand, leaders who are at the democratic side tend to be a group oriented and provide their followers considerable freedom in their work. अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है कि जो भी पावर होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की सारी जो है लीडर के पास रहती है। वो अपनी पावर को जो है सबॉर्डिनेट को डेलीगेट नहीं करता, वो जो कहता है जो लीडर कहता है वही सबॉर्डिनेट्स को करना पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप ओरिएंटेड है, यहाँ पे ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके पास पूरी फ्रीडम होती है काम करने की। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटम ऑफ लीडरशिप स्टाइल, जिसके एक साइड पे जो होता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल को दिखाया जाता है और एक साइड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को दिखाया जाता है। अथॉरिटेरियन कहता है कि वो टास्क ओरिएंटेड है, उसको काम से मतलब है, उसको एम्प्लॉयज़ पे ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ग्रुप ओरिएंटेड है, जहाँ पे ग्रुप को कंसिडर किया जाता है, उनकी फ्रीडम को ध्यान दिया जाता है। Each type of action represents the degree of authority used by a leader and the degree of freedom which a subordinate enjoy in a relationship to his superior. The left-sided show a style where control is maintained by a manager and the right-sided shows the release of control. यानी कि अगर हम बात करते हैं क्वांटम के अंदर, तो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड के अंदर जो भी कंट्रोल है वो किसके पास है, मैनेजर के पास है, और राइट साइड के अंदर जितना भी कंट्रोल है वो किसके पास है, उस कंट्रोल को रिलीज किया गया है, यानी कि दोनों के पास बराबर है। दस अ क्वेश्चन इज पर्टिनेंट एट विच पॉइंट अलोंग विद द क्वांटम शुड अ मैनेजर अडॉप्ट हिज बिहेवियर। इसमें ये कहा गया है कि किस पॉइंट पे एक मैनेजर को अपने बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज नो रेडीमेड आंसर्स बट इट डिपेंड अपॉन द थ्री पर्टिकुलर। इसके लिए कोई एक्चुअली में आंसर नहीं है, लेकिन ये तीन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? Focus in manager, that is his value system, his confidence in his subordinate, his own leadership inclination and his feeling of security in an uncertain situation। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, focus in manager, that is his
वैल्यू सिस्टम, वो क्या चाहता है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, किसका, मैनेजर का या लीडर का वैल्यू सिस्टम क्या है। हिज कॉन्फिडेंस इन हिज सबॉर्डिनेट, क्या उसको अपने सबॉर्डिनेट पे भरोसा है, ठीक है। उसका खुद का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, उसकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है, अगर कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो क्या उसके सबॉर्डिनेट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट पॉइंट में देखी जाती है। उसके बाद आता है फोकस इन सबॉर्डिनेट्स, that is their needs for independence, readiness to assume responsibility for decision making, level of tolerance for ambiguity, understanding and identifying organizational goal, interest in the problem, knowledge and experience to deal with the problem, and learning टू एक्सेप्ट टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे पहले फोकस था मैनेजर का कि मैनेजर क्या सोचता है अपने सबॉर्डिनेट के बारे में, उसका क्या उसको अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोकस इन सबॉर्डिनेट, यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट पे ध्यान दिया जाता है कि सबॉर्डिनेट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है। क्या वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, तो क्या वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या वहाँ पे वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस इन द सिचुएशन, तीन चीज़ों पे फोकस किया पहले मैनेजर ने, सेकंड है फोकस इन सबॉर्डिनेट, थर्ड है फोकस इन द सिचुएशन। दैट इज दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप कितना इफेक्टिव है, ग्रुप इफेक्टिवनेस, द प्रॉब्लम इटसेल्फ एंड द प्रेजेंट प्रेशर ऑफ टाइम, ठीक है, कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है, प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में दी जाती है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था लीडरशिप स्टाइल, जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 स्टाइल के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, थर्ड है लेजर फेयर स्टाइल या फिर जिसको हम फ्री रेंज स्टाइल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्वांटम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर के बारे में पढ़ा, जो एक्चुअली में क्या शो करता है, एक साइड लीडर अथॉरिटेरियन स्टाइल है, एक साइड डेमोक्रेटिक स्टाइल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर को कौन सा स्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए, वो 3 पर्टिकुलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है फोकस इन मैनेजर, सेकंड है फोकस इन सबॉर्डिनेट, थर्ड है फोकस इन सिचुएशन, यानी कि मैनेजर ये क्या सोचता है अपने सबॉर्डिनेट के बारे में, क्या उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट है, भरोसा है, या फिर अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर वो उसकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या कहती है। उसके बाद आते हैं फोकस इन सबॉर्डिनेट, क्या जो सबॉर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंटली फील करते हैं, क्या वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या उनके अंदर नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप इफेक्टिवनेस क्या है, प्रॉब्लम कैसी है और कितना टाइम अवेलेबल है, प्रेशर ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ लीडरशिप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।